नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें याद रहें। इसलिए सभी प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, बी यूरेनियम, सी ऑर्गन, डी क्रोमियम। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम। यूरेनियम जो है आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तीसरा तत्व है। दोस्तों, इसका परमाणु भार 238 है और ये प्राकृतिक रूप में पाए गए तत्वों में सबसे भारी तत्व भी है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ए कानूनी अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी मानवाधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? ऑप्शन ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी अपेंडिक्स, डी कोलन। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए अमाशय, क्योंकि कशेरुकी एकाइनोमेंटा वंशीय जंतु कीट और मोलस्का सहित कुछ जंतुओं में अमाशय एक पेशीय खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग होता है। ठीक है दोस्तों, जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। इस अमाशय में कई तरह की कोशिकाएं हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें HCl होता है। ठीक है, तो अमाशय में जो है वो अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? आपका ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका, क्योंकि पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से श्रीलंका देश भारत से अलग स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास, बी पटसन, सी ऊन, डी रेशम। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी रेशम। रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशे के रूप में सबसे मजबूत माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, बी प्रकाश को घटक रंगों में छितराना, सी विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना, डी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संरक्षण या समावेशन करना। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संरक्षण या समावेशन करना। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य विभिन्न रंगों के प्रकाश का संरक्षण या समावेशन करना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस विधा को सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? आपका ऑप्शन ए है मणिपुरी नृत्य, बी कथक, सी ओडिसी,
डी कथकली। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी कथक। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक हैं। 1986 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी गहरा लाल, सी श्वेत, डी काला। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी काला। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन नहीं होगा, अतः प्रकाश काला दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी एनी बेसेंट, डी कदम्बनी गांगुली। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सन 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और इनका जन्म लंदन में हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम निर्धारित स्त्रियों की उदर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? दोस्तों ये उधार है, उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ए महिला समृद्धि योजना, बी महिला राष्ट्रीय कोष, राष्ट्रीय महिला कोष, सी इंदिरा महिला योजना, डी महिला समाख्या कार्यक्रम। दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष कार्यक्रम स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला कोष कार्यक्रम गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है सन 1993 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश को। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? ए कश्मीर, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला वर्षा ऋतु में यानी प्रथम वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले राजगृह यानी बिहार में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियों में, बी करडमम की पहाड़ियों में, सी पलानी की पहाड़ियों में, डी अन्नामलाई की पहाड़ियों में। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों में, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 22 हेक्टेयर में फैली हैं और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित हैं और इसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कान्हा, बी सिमुक, सी हल, डी गौतमी पुत्र।
इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमुक। सिमुक जो है वो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। सातवाहन साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। दोस्तों, बौद्ध धर्म भी साथ साथ शासन करते थे। सिमुक शुंग और कर्ण शक्ति का नायक था। ये दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। इसलिए सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नल की सुविधा है? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, बी श्रमजीवी एक्सप्रेस, सी हिमगिरी एक्सप्रेस, डी पूर्वा एक्सप्रेस। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सुपर फास्ट रेलगाड़ी में ब्रेल पद्धति की सुविधा है दोस्तों, जिसको विश्व भर में नेत्रहीन के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ये दृष्टिहीनों की सहायता के लिए डिब्बों में सीट नंबर, यात्रा निर्देश आदि के लिए सिग्नलों की सुविधा होती है। उसी को ब्रेल सिग्नल कहते हैं। जो नेत्रहीन होते हैं उनके द्वारा पढ़ने लिखने, उन्हें छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन में, बी अमोनिया में, सी नाइट्रोजिनस में, डी अमीनो एसिड में। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया में जैव उर्वरक जीवित उर्वरक है जिसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये पौधों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, बी गोल्फ, सी शूटिंग, डी बैडमिंटन। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवा थापा का संबंध बॉक्सिंग से है। शिवा थापा एक भारतीय मुक्केबाज हैं। इनका जन्म असम गुवाहाटी में हुआ था। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, 2015 में कांस्य और 2010 में रजत, यानी सिंगापुर में इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बॉक्सिंग बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? ऑप्शन ए भरतपुर, बी गिरबन, सी काजीरंगा, डी नीलगिरी। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी काजीरंगा। काजीरंगा भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास है। ठीक है, काजीरंगा भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से ये प्रसिद्ध अभयारण्य या प्राकृतिक निवास है। ठीक है, या राष्ट्रीय उद्यान है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए? ऑप्शन ए जतिन दास, बी राजगुरु, सी सुखदेव। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए जतिन दास। जतिन दास सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, CSO राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को एकत्रित भी करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया?
ऑप्शन ए अच्छी उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी गरुड़ उपनिषद, डी महाकाव्य उपनिषद। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इस यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है किस उपनिषद में वर्णित है, तो मुंडक उपनिषद। और सत्यमेव जयते भी मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? ए क्वार्टजाइट, बी नाइस, सी संगमरमर, डी स्लेट। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइस। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे नाइस बनता है। ग्रेफाइट जो है एक आग्नेय चट्टानें हैं और नाइस एक कायांतरित चट्टान का प्रकार है। ठीक है, तो ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उससे नाइस बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? ऑप्शन ए कृषि अपशिष्ट, बी सूखा गोबर, सी सूर्य, डी प्राकृतिक गैस। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस जो है वो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। ठीक है, वाणिज्यिक स्रोत जो है जैसे इस उदाहरण के तौर पे ले लें, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, प्राकृतिक गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्चुअल मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, डी मेन मेमोरी। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक में प्रयुक्त विशुद्धताओं को मिलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्नेहत, बी मिश्रण, सी रूपण, डी तनुकरण। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए स्नेहत, क्योंकि अर्धचालक में मिलाए जाने वाली उपयुक्त विशुद्धताओं के डोपिंग या स्नेहत कहा जाता है। डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत अर्धचालक में विशुद्धियां मिलाकर उसके गुण में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नल संरक्षण, बी जलवायु संरक्षण, सी आर्द्र भूमि संरक्षण, डी औषधीय संरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। जापान के नगर क्योटो में दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से संबंधित कई मुद्दों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ दोस्तों, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित भूमंडलीय ताप की वृद्धि के लिए उत्तरदायी ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन में कटौती के लिए एक समझौता हुआ था। उसी को क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब्राहम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए हृदय शल्य चिकित्सा, बी सिविल विमानन, सी नाट्य मंत्र, डी चित्रकला। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी नाट्य मंत्र। अब्राहम अलकाजी का संबंध नाट्य मंत्र से है। ये एक भारतीय हैं और इनका रंगमंच निदेशक हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। सत्रिया नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये नृत्य दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शकर देव हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो ए केवल वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, बी संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, सी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, डी दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन, बी हरिजन, सी यंग इंडिया, डी इंडियन मिरर। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संपादन किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा टापू है? आपका ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड में, बी श्रीलंका में, सी मालदीव में, डी मेडागास्कर में। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड में। सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? ऑप्शन ए आँख, बी कान, सी नाक, डी त्वचा। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए आँख। मोबोमियन ग्रंथि एक एक्सटर्नाइन ग्लैंड है। ये आँख की पलक पर अंदर स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक तैलीय जो है कोई ऑयली एक पदार्थ जो है निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? ऑप्शन ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मुंबई। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। ठीक है, और ये डाकघर दोस्तों फरवरी 2014 में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन वहन करना, बी थक्का बनाने में सहायता करना, सी अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, डी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। क्योंकि जो श्वेत रक्त कण होते हैं यानी जिनको कहते हैं WBC वाइट ब्लड सेल्स, तो इसका आकार अमीबा के समान होता है। ठीक है, तो ये आपके शरीर में रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए और बी विटामिन बी और सी विटामिन सी और डी विटामिन ए और के। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है।
जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होती हैं। ठीक है, वसा में ए, डी, ई और के विटामिन जो हैं वो घुलनशील होती हैं। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण। बी, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोकना। सी, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। डी, हरे रंग की इमारतों को नुकसान। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। क्योंकि ग्रीन हाउस कांच के बने घर होते हैं दोस्तों, ये ठंडे देशों में बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रोककर पौधों की वृद्धि करने में होता है। ज़्यादातर फल और सब्ज़ी उगाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जर्नल डायर, जो दोस्तों ये डायर है, जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए, हसरत मोहानी। बी, वीर सावरकर। सी, उधम सिंह। डी, जतिन दास। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मारी थी। ठीक है, जो जनरल डायर था उसी ने जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का जो वो है दोषी था, उसी ने वहाँ गोली चलवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए, गोरखपुर। बी, हस्तिनापुर। आजमगढ़। मऊ। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 1 दिसंबर 2013 से पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन अब है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ऑप्शन ए, मछली। बी, गरुड़। सी, मोर। डी, गैंडा। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में न्याय और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। ये पुलिस सेवा न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। भारत की वर्तमान पुलिस प्रणाली 1861 में पुलिस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बनी थी। दोस्तों मछली को पुलिस के चिन्ह के रूप में चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है? आपका ऑप्शन ए 18%, बी 32%, सी 28%, डी 10%। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 28%, क्योंकि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए 28% की एक समान जीएसटी दर को निर्धारित किया गया है। दोस्तों 28% की शीर्ष कर दर अब पान मसाला, पानी और पेय पदार्थ, सिगार और सिगरेट, तंबाकू उत्पादन, सीमेंट, पेंट, इत्र, एसी, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर जैसे सामानों पर लगाई जाएगी। इसे कारों और दोपहिया गाड़ी, विमान और नौका आदि पर भी लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री। बी, मंत्रिपरिषद।
सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु प्रस्ताव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी ब्रिटेन, डी इटली। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज एक भारतीय अंतकालीन सरकार यानी अस्थायी सरकार थी, जिसे सिंगापुर में सन 1943 में स्थापित किया गया था। ये अक्ष शक्तियों की सहायता से भारत को स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों जिसका नेतृत्व जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जर्मनी से एक यू बांट से दक्षिण एशिया आए, फिर वहाँ से जापान गए और जापान से वो फिर नेताजी सिंगापुर आए, जहाँ आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की नींव रखी उन्होंने। और दोस्तों जापानी साम्राज्य की सैनिक, आर्थिक और नैतिक सहायता से ये सरकार टिकी रही और जापान में 14 अगस्त 1945 में आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। दोस्तों आज़ाद हिंद मित्र देशों से लड़ने वाली आखिरी शक्ति थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के दावे के बाद इसकी सेना आज़ाद हिंद फौज को जो है पराजय मिली। ठीक है दोस्तों, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर में हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त स्थान है से गुजरता है। आपका ऑप्शन ए है हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश है वो राजस्थान से भी गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गोवा, बी केरल और तमिलनाडु, सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक और केरल। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पालघाट दर्रे से हमेशा एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। दोस्तों ये प्रायद्वीप भारत का एक प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। ये दर्रा जो है दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण के बीच में ये स्थित है। ठीक है, ये दर्रा लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों, और केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच ये दर्रा अपने यातायात प्रमुख मार्ग की भूमिका भी निभाता है, और पालघाट दर्रे से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल के पालक्कड़ को तमिलनाडु में कोयम्बटूर तथा पोल्लाची से जोड़ते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की जलवायु को प्रभावित करने में भी ये दर्रा विशेष भूमिका निभाता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान इसी मार्ग से पर्वतीय क्षेत्र को पार भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़े हुए हैं पालघाट दर्रा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे को आपस में जोड़े हुए हैं? दोबारा रिपीट हुआ है प्रश्न दोस्तों, तो इसमें बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा।
धौलावीरा जो है वो हड़प्पा काल का को 3 भागों में विभाजित करता था। धौलावीरा आपका गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो तकरीबन 5000 साल पहले विश्व का एक प्राचीन महानगर था। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों में से एक नवीन कड़ी के रूप में जुड़ने वाला पुरास्थल धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है उत्तर में नगर का माध्यम भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1757, बी 1765, सी 1773, डी 1792। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका जो कार्य क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? आपका ऑप्शन ए है 11, बी 9, सी 10, डी 12। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। इसे मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है और प्रत्येक नागरिकों के लिए ये मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा, या ऐसे कहें कि अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन ए है मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। ये एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1601 में करवाया था। दोस्तों यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाज़ा है जिसकी लंबाई भूमि से 280 फुट है। 52 सीढ़ियों के बाद दर्शक जो है दरवाजे के अंदर पहुंचता है और बुलंद दरवाजे को 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में भी बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब बैंक, सी बैंक यूको बैंक, सी फेडरल बैंक। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है दोस्तों। फेडरल बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।